Hi guys, welcome to this new video. Today's topic is thousands to crores. Yes, हजारों से करोड़ कैसे बनाएं। पिछले कुछ वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की थी, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की थी और हमने देखा था कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल्स के लिए। और आज हम इसको सिस्टमेटिकली समझेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के द्वारा कि हम अपने रिटर्न्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें और रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क्स। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज thousands to crores. What is portfolio management? Basically, it is the art and science of selecting a basket of investments that can enable an individual to achieve the long-term financial goals, keeping in view the risk profile of the individual. हमारी और आपके रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए हम अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं? इनके 3 की एलिमेंट्स हैं। पहला है एसेट एलोकेशन, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा है रीबैलेंसिंग। वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल द 3 key elements of the portfolio management. Basically, what is the asset allocation? First it is the basically distribution of investments across various classes, also a part of diversification, that is equity, debt funds, real estate, gold, etc. And what is the purpose of this asset allocation? The purpose is to optimize the returns and minimize the risks. Now, what is the diversification? Basically, diversification is also spreading the investments, and asset allocation is allocating a percentage to these investments. So, with the combination of asset allocation and diversification, we can optimize the returns and minimize the risks. पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने देखा था कि अगर हम 18,000 पर मंथ बचाते हैं 35 साल के लिए, तो हम लगभग 20 करोड़ बचा लेंगे, जो कि हमारा रिटायरमेंट किटी हो सकता है, और 14% रिटर्न्स के साथ। 3 अलग अलग इन्वेस्टर्स की बात की थी हमने। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, लेकिन आप एक बड़ी रिस्क ले रहे हैं, तो आप पूरा पैसा इक्विटी में डाल रहे हैं। हियर वी आर ट्राइंग टू रीबैलेंस द रिस्क अक्रॉस द वेरियस एसेट्स क्लास। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टर ए, जो कि आज 25 साल का है। एक थंब रूल है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करने का। रिमेंबर दिस थंब रूल, दैट इज 100 माइनस एज। यदि आज आप 25 साल के हैं तो आप लगभग 75% अपने इन्वेस्टमेंट्स का इक्विटी में सेफली डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी 25% इनिशियली आप गोल्ड एंड डेट फंड्स में, say roughly 10% and 15% you can divide. And if you are at the age of 50 years, आप 50 साल के हैं, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लगभग 50% करनी चाहिए, और बाकी आप 3 एसेट क्लास या 4 एसेट क्लास में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। We'll see with examples. Now, very important is that with the increasing longevity बढ़ती जा रही है। पहले 60, 65, 70 साल होती थी, आज 80, 85 साल है। तो दिस थंब रूल इज ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड। थंब रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 100 की जगह आप 110 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, यानी कि 110 माइनस आपकी करंट एज, 120 माइनस करंट एज और 110 करंट। बट टू बी ऑन द सेफर साइड, लेट अस एज्यूम इट एट द करंट एज फॉर्मूला ऑफ एक्सेप्टेड फॉर्मूला ऑफ 100 माइनस करंट एज। तो ये जो इन्वेस्टर है ए, वो 25, उसकी एज 25 साल है। उसकी हम मानते हैं मोटी मोटी इनकम जो है 1 लाख रुपए पर मंथ है, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 20% हमें इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो 20,000 रुपए पर मंथ का इन्वेस्टमेंट्स करता है। और 20,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है? 75% इक्विटी में, यानी कि 15,000 इक्विटी में, 10% गोल्ड में, यानी कि 2,000 गोल्ड में, और 3,000 डेट फंड्स में। अगर वो 25 साल के लिए इनको रेगुलरली इन्वेस्ट करता है पर मंथ 20,000 के हिसाब से, तो अगर हम उसके रिटर्न्स देखते हैं
तो इक्विटी से जो उसको रिटर्न्स मिलते हैं ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 4.1 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग 15,000 रुपीज पर मंथ। जो गोल्ड से उसको रिटर्न्स मिलते हैं अराउंड 19 lakhs, और जो डेट फंड से उसको रिटर्न्स मिलते हैं एट द रेट ऑफ से 6%, गोल्ड गिव्स अराउंड 8%। ये एक एजम्पशन है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डेट फंड्स करंट रेट हम लेके चलते हैं 6% का, तो अराउंड 20.89 और 21 lakhs टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 25 साल में 60 लाख का, और हमको रिटर्न मिलेगा 4.5 करोड़। अगर हम 25 साल के लिए एक 25 इयर्स का इन्वेस्टर 20,000 रुपए पर मंथ इजिली इन्वेस्ट कर सकता है। यहां हमने ये नहीं लिया है कि उसकी सैलरी इंक्रीज होती रहेगी, इन्वेस्टमेंट्स 20% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, बट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, द एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, हमने इस एग्जांपल से इसको यहां समझने की कोशिश की है। और अब ये जो इन्वेस्टर है 50 साल का हो गया है, इन्वेस्टर ए 50 साल का हो गया है, उसके बाद 4.5 करोड़ की किटी है। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था 2 मेजर गोल्स का, चिल्ड्रंस मैरिज, चिल्ड्रंस एजुकेशन, और फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए कि हमने देखा था कि 1 लाख की आज की वैल्यू 35 साल बाद लगभग 4 लाख की हो जाती है। मतलब जो आज 1 लाख में खर्च चल रहा है वो 35 साल बाद 4 लाख का होगा, 25 साल बाद 2.66 lakhs का होगा, या 30 साल बाद 3.24 का lakhs का होगा। तो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स आई थी, लगभग 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट आई थी 20 साल बाद या 30 साल बाद हमारे रिटायरमेंट गोल्स के लिए। तो हमारे पास आज किटी 25 साल बाद जो एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसके पास एक किटी जनरेट हो जाती है 4.5 करोड़ की। यर ही कैन डू द रीबैलेंसिंग ऑफ एसेट्स। 2.5 करोड़ हम मान के चल रहे हैं कि उसने अपने फाइनेंशियल गोल्स जो कि उसने प्लान किए थे 25 साल पे, बच्चे की मैरिज हो सकती है, बच्चे की ओवरसीज एजुकेशन हो सकती है, उसके लिए उसने 2.5 करोड़ निकाल लिए और 2 करोड़ को फिर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब चूंकि यहां एज उसकी 50 साल है तो उसको थंब रूल को देखते हुए, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ही कैन हैव हिज ओन परसेंटेजेस। 50% ही कैन पुट इन द इक्विटी, रफली 2 करोड़ में से 1 करोड़ इक्विटी में डाले। रियल एस्टेट में 50 लाख यानी कि लगभग 25%, 50% हमने इक्विटी में डाला, 25% हमने रियल एस्टेट में डाला। यहां मैं रियल एस्टेट में एक क्लियर कट करना चाहूंगा कि एक वो मकान जो आपने लिया हुआ है दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस एनी रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट वो है जो हमको 10 साल बाद, 5 साल बाद एक रिटर्न दे, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और इन टर्म्स ऑफ रेंटल इनकम, वॉट एवर वी लाइक। सो from the expenditure we would have saved and created or constructed one house for ourselves, which should not be considered as a part of investment. सेकेंड इन्वेस्टमेंट आप जो 50 लाख का करते हैं 10 साल के लिए, मान के चलें वो 8% रिटर्न देता है या 10% रिटर्न देता है। अगर पिछला रिकॉर्ड्स देखते हैं, एवरेज ओवर द ईयर्स कभी कम रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा। अभी रियल एस्टेट डिप्रेशन में था, देयर वर प्रैक्टिकली नो रिटर्न्स। किसी समय बूम टाइम था, रियल एस्टेट में गुड रिटर्न्स थे। नाउ अगेन पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट आफ्टर द कोविड इज ओवर देयर विल बी गुड रिटर्न्स बोथ इन कॉमर्शियल एस्टेट्स, कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स एंड द डोमेस्टिक रियल एस्टेट्स। तो आज से 25 साल बाद जब आज का इन्वेस्टर 50 साल का हो जाता है, जो आज 25 साल का है, और 10% के रेट पे, एक्सपेक्टेड रेट पे इन्वेस्ट करता है, तो 50 लाख जो है लगभग 1.29 करोड़ हो जाएगा एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब वो 60 साल का होगा। इसी तरह जो उसने 1 करोड़ इक्विटी में लगाया है, अगेन 14% का एज्यूम करते हुए, उसका जो किटी होगी 3.71 करोड़ के आसपास। और जो गोल्ड में 20 लाख रुपए लगा रहा है, अगेन 10%, उसका 8% भी अगर हम रिटर्न लेते हैं तो उसकी किटी होगी 43 लाख। और डेट फंड्स में जो 15% हमने रखा है, रफली 30 लाख रुपए अगर लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, 6% का मोटा मोटा रिटर्न मान के चलते हैं, तो उसका जो किटी जनरेट होती है 53 लाख। जो 2 करोड़ है विच विल generate a kitty of 6 crores, approximately 6 crores, 5.97 to be very specific,
a 3 times return in 10 years. Now there's an investor B. ये तो हमने एक इन्वेस्टर ए का एग्जांपल देखा जो कि 25 साल बाद अपने रीबैलेंसिंग करता है. एक इन्वेस्टर ए है जो कि लगातार इन्वेस्ट करते जा रहा है और 35 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसने रेशियो भी चेंज नहीं किया है. उसने उसी रेशियो पे इन्वेस्टमेंट जारी रखा. इक्विटी उसने 15,000, गोल्ड 2,000, डेट फंड्स 3,000, 20,000 को उसने उसी रेशियो में लगातार इन्वेस्ट करता चला गया. उसकी किटी जो कि 60 साल पे यानी कि 35 साल के बाद होगी 16.85 करोड़ के आसपास फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड से 46 लाख, डेट से 43 lakhs, टोटल 17.75 करोड़. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक 18,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से 14% के रिटर्न से, अगर हम एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, रिस्क एवर्स नहीं है, मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, ना एग्रेसिव हैं, 14% का रिटर्न लेके चलते हैं, तो हमको 18,000 पर मंथ के हिसाब से 20 करोड़ की एक किटी जनरेट होती है 35 साल के बाद. तो यहां एसेट एलोकेशन करने के बाद, डाइवर्सिफिकेशन करने के बाद भी 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 17.75 करोड़ की हम किटी जनरेट कर सकते हैं. अगेन आई विल रिपीट, यहां हमने ये नहीं कंसिडर किया है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके इन्वेस्टमेंट्स भी का रेशियो भी बढ़ सकता है, का एक्चुअल अमाउंट भी बढ़ सकता है. तो इस छोटे से एग्जाम्पल से एक न्यू इन्वेस्टर अगर आज प्रॉपर एसेट एलोकेशन के साथ, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्ट करता है तो 4.5 करोड़ की इक्विटी होती है 25 साल बाद. कुछ वो अपने गोल्स के लिए रखे, फिर री इन्वेस्ट करे, 3 टाइम्स फिर रिटर्न होगा, 6 करोड़ और उसको मिलेंगे. और एक इन्वेस्टर है जो कि लगातार 35 साल के लिए 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है मात्र, तो उसकी किटी होती है 17.75 करोड़. दिस इज द पावर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Yes, friends, a systematic planning in portfolio management will help us to get good returns and help us in meeting our financial goals and getting financial freedom. What are the key takeaways from today's session? Before we proceed further, अब हर क्लास में भी हमको डाइवर्सिफिकेशन करना है, हमको एसेट एलोकेशन करना है. So in the next video, we'll be discussing on the asset allocation and diversification in the equity class, जहां की मेजर हमारा 75%, 50% एक इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो वहां हमारा एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे. आज के टेक अवेज हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम. Asset allocation is must for minimizing risks and optimizing returns, of course, along with the diversification. And rebalancing of allocation is the right strategy for meeting financial goals. हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हुए भी कर सकते हैं. Now, as usual, in the last, we try to learn from the experts, from their experience, which they have documented. So, Michael Leboff has to say the most important key to successful investment can be summed up in just 2 words. Yes, just 2 words. Asset allocation. He further says, and what we have seen also, asset allocation is based on your personal circumstances, your goals, time horizons, and need and willingness to take the risks. हमारी अपने रिस्क के अनुसार, हमारे अपने गोल्स के अनुसार, हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के अनुसार हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीक वेयर विल बी डिस्कसिंग ऑन द एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इन द इक्विटी क्लास. थैंक यू वेरी मच.